वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूलभूत अधिकार जो हमें संविधान से मिले हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आप ये जो शब्द है राइट्स, इसका मतलब जानते हैं? आपके दिमाग में जब मैं राइट्स पूछता हूँ तो इसकी क्या मीनिंग निकल कर आती है? शायद हक, अधिकार, यही। तो आइए सबसे पहले राइट्स की जो सही डेफिनेशन है उसको हम जानते हैं। सो राइट्स आर रूल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, यानी कि कई लोग जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन के जो रूल्स होंगे उनको हम कहते हैं राइट्स। सेकेंडली, ये जो राइट्स होते हैं ये प्लेस करते हैं कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस अपॉन द एक्शंस ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, यानी कि किसी स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जब भी इंटरेक्शन होगा तो उन दोनों के बीच, या फिर जब स्टेट और किसी इंडिविजुअल्स के ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उनके बीच जो कंस्ट्रेंट्स होंगे, जो ऑब्लिगेशंस होंगे, यानी कि जो कर्तव्य होंगे, जो ऐसी बंदिशें होंगी जो उन दोनों को माननी होंगी, वो कहलाती हैं राइट्स। यानी कि पहला रूल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल और दूसरा कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस अपॉन द एक्शंस ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो यहाँ हमने जाना सबसे पहले राइट्स का मतलब क्या होता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, भारतीय संविधान, ये हमें 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है, जो कि हैं सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी, यानी समता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में वर्णित है। इसके बाद आता है सेकंड राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। इसके बाद आता है तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में वर्णित है। इसके बाद आता है हमारा चौथा फंडामेंटल राइट, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी पंथ चुनने की आज़ादी। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में वर्णित है। इसके बाद आता है हमारा पांचवा फंडामेंटल राइट, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में वर्णित हैं। इसके बाद आता है हमारा छठवां फंडामेंटल राइट, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जब हमारे ऊपर दिए हुए 5 फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तब हम किस चीज़ की मदद से हमारे राइट्स को वापस पा सकते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल 32 में बताई गई हैं। दीज फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल, यानी कि ये सभी के लिए हैं, जो भी नागरिक भारत के हैं उन सभी के लिए ये उपलब्ध हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम एक्सेप्शंस एंड रेस्ट्रिक्शन, पर हालांकि कुछ जगहों पर इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आइए अब हम हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को एक एक कर विस्तार से जानते हैं। अभी हमने जाना कि हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल मूलभूत अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, पर क्या आपको पता है शुरुआत का जो हमारा संविधान था, शुरुआत में हमारे संविधान में हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। जो एक फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ये शुरुआती दौर में उपलब्ध था, पर बाद में जब हमारी सरकार हमारे देश कल्याण के लिए जो मास लेवल पर स्कीम्स चलाई गई, उनके लिए जब सोशलिज्म को, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, इनको जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लाई, तब ज़मीन का अधिग्रहण करने में, लोगों की संपत्तियों का अधिग्रहण करने में, देश हित के लिए कई तरह की दिक्कतें आई हमारी सरकारों के सामने, जिसकी वजह से इस मूलभूत अधिकार को मूलभूत अधिकारों की सूची से हटाते हुए इसे एक केवल लीगल राइट बना दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी created a lot of problems in the way of attaining the goal of socialism and equitable distribution of wealth. It was removed from the list of fundamental rights in 1978 by 44th Constitutional Amendment. After removal of this right, right to acquire, hold,
डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी इज जस्ट लीगल राइट नॉट फंडामेंटल राइट। इस मूलभूत अधिकार के हटने के बाद ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिकों को प्रॉपर्टी खरीदने का, रखने का और बेचने का अधिकार नहीं है, अभी भी हमें है, पर अब ये हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है। ये संविधान हमें गारंटी नहीं करता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होगी ही, परंतु अब ये एक लीगल राइट है, यानी हम कोर्ट में जाकर अगर ये सिद्ध कर देते हैं कानूनी रूप से कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तब वो हमारी कहलाएगी। हालांकि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई गारंटी नहीं देता है। सो ये है मतलब इसका। इसके बाद आइए हम जानते हैं हमारे सभी मूलभूत अधिकारों के बारे में विस्तार से एक एक कर। सो सबसे पहला जो हमारा मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू इक्वेलिटी यानी समता का अधिकार। पर्पस ऑफ दिस राइट इज टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ वेयर ऑल द सिटीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। इस राइट का सिद्धांत ये है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक एक जैसे हैं, समान हैं, और जब ऐसा होगा तभी कानून का शासन पूर्णतः किया जा सकेगा। इसीलिए ये वाला राइट टू इक्वलिटी हमारे संविधान में लाया गया। 5 प्रोविजंस आर्टिकल्स 14 to 18 to provide for equality before law for the protection of law to all the persons in India। यानी कि 5 तरह के प्रावधान आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताए गए हैं जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करते हैं फॉर ऑल द पर्सन इन इंडिया। ऑल्सो टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये राइट टू इक्वलिटी काम में आता है। आर्टिकल 14 में बोला गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं, सभी के लिए कानून एक सा है और सभी के ऊपर कानून एक तरह से प्रभावी है। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी के साथ भी उसके पंथ, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब भी कोई सार्वजनिक रिक्ति निकलेगी शासन में नौकरी के लिए तो सभी नागरिकों को समान हक होगा उस नौकरी के लिए अप्लाई करने का। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड, यानी कि छुआछूत की जो प्रथा है वो ख़त्म की जाती है। साथ ही इट इज़ ऑफेंस और पनिशेबल है। अगर कोई छुआछूत की रीति को, कुरीति को, अगर कोई छुआछूत की कुरीति को फैलाता है या करता है तो ये एक ऑफेंस है, कानूनी अपराध है और इसके लिए दंड भी मिल सकता है। इसके बाद आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ब्रिटिश काल में नाइटहुड, सर, राय बहादुर इस तरह के टाइटल्स दिए जाते थे लोगों को उनकी लॉयल्टी दिखाने के लिए टू द ब्रिटिशर्स। तो इस तरह के जो टाइटल्स थे ये उस समय समाज में एक तरह का वर्गीकरण कर देते थे। जिन लोगों के पास ये टाइटल्स हुआ करते थे वो लोग समाज में ऊंचे तबके के माने जाते थे और उनको प्रिविलेजेस ज़्यादा दी जाती थी। इस तरह से समाज में एक वर्गीकरण हुआ जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ख़त्म करना चाहा बाय अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आज की डेट में हमारे देश में सिर्फ वही टाइटल्स जो आपकी शैक्षणिक योग्यता या फिर आप अगर मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और मिलिट्री में रहते हुए आपको कोई टाइटल मिला है जैसे ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, तो इस तरह के टाइटल्स या फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के जो टाइटल्स हैं केवल आप वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। सिर्फ इसकी अनुमति आज के समय में हमें है। इसके बाद हमारा जो दूसरा मूलभूत अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम। Constitution of India provides right to freedom to all of its citizens. This right is stipulated under Articles 19 to 22. आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। पहली जो स्वतंत्रता है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी हम जो भी सोचते हैं, जो भी कहना चाहते हैं उसकी हमें पूर्णतः आज़ादी है। कोई भी हम पे अंकुश नहीं है सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से। हालांकि जितने भी राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन सब पर भारतीय सरकार, जो भारत का शासन है, वो ज़रूरत पड़ने पर अगर देश के लिए ज़रूरी हो
देश के कानून के लिए ज़रूरी हो, तो अंकुश लगाए जा सकते हैं इन स्वतंत्रताओं पर, जिन्हें कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सो ये जो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं जब ये विरुद्ध हो जाए सोवरेनिटी ऑफ कंट्री, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर इन चीज़ों के खिलाफ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन, तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरा जो हमें फ्रीडम दिया गया है वो है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियारों के कहीं पर शांतिपूर्वक अगर हम लोग इकट्ठा होना चाहें तो हो सकते हैं। इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, यानी अगर देश की अखंडता, संप्रभुता पर असर पड़ता है उस स्थिति में रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, या पब्लिक ऑर्डर यानी लोक प्रशासन पर अगर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके बाद हमें जो आज़ादी दी गई है वो है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, यानी भारत के सभी नागरिकों को पूर्णतः आज़ादी है कि वो अपने एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं। इस पर रेस्ट्रिक्शन है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी। इसके बाद हमें जो फ्रीडम दी गई है वो है मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, यानी भारत का कोई भी नागरिक पूरे इंडिया में कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकता है, घूम सकता है। इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अगर सामान्य लोकजन के शांति के, सौहार्द के विरुद्ध अगर कोई जाता है, या फिर कहीं कोई शेड्यूल्ड एरिया है जहाँ पर कोई जनजाति रहती है, अगर उसको नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया पर अंकुश लगा सकती है भारत की सरकार। इसके बाद जो फ्रीडम है वो है टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सेटल हो सकता है पूरे इंडिया में। इसके बाद जो आज़ादी है वो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, यानी अपनी इच्छा से हम किसी भी तरह का व्यवसाय, बिजनेस, ट्रेड, जो भी हमारी इच्छा है वो हम कर सकते हैं। इस पर अंकुश है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, स्टेट इज़ ऑल्सो परमिटेड to lay down the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade और business, यानी कि स्टेट जो है ये स्पेसिफाई कर सकता है ख़ास तरह की क्वालिफिकेशंस जो आपको रखनी पड़ेंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ किसी खास तरह के प्रोफेशन को या ऑक्यूपेशन को या ट्रेड या बिजनेस को। Purpose of providing these freedoms is to build and maintain an environment for proper functioning of democracy। इन फ्रीडम को देने का लक्ष्य ये है कि डेमोक्रेसी को पूर्णतः वर्क करने के लिए, पूरी तरह डेमोक्रेसी लागू हो पाए, इसके लिए अच्छा वातावरण बन पाए, इसके लिए नागरिकों के पास आज़ादी का होना ज़रूरी है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑथोराइज्ड द स्टेट टू इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो ये बात आपको याद रखनी ज़रूरी है कि आज़ादी हैं पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं उनके साथ। अगर ख़ास तरह के पैरामीटर्स के ख़िलाफ़, जैसे देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाती है कोई चीज़, मोरालिटी के ख़िलाफ़ जाती है, तो उस स्थिति में हमारी सरकार के पास ये हक है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है नागरिकों की स्वतंत्रता पर। इसके बाद आर्टिकल 20, इसमें बोला गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अगर किसी को कन्विक्ट किया जाता है, अपराध उस पर बोध कराया जाता है किसी अथॉरिटी की तरफ से किसी क्राइम के अगेंस्ट में, तब उसके पास कौन कौन से हक हैं। पहला, अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ लॉ चार्ज्ड, यानी जो अपराध किसी अपराधी ने किया है उस पर केवल उसी के लिए धाराएं, उसी के लिए अपराध बोध किया जा सकता है, किसी और अपराध के लिए नहीं। दूसरा,
अ पर्सन कांट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी किसी एक अपराध के लिए किसी एक अपराधी को एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती फॉर द सेम क्राइम। तीसरा, अ पर्सन अक्यूज्ड कांट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी किसी अपराधी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। इसके बाद आर्टिकल 21, इसमें कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जिंदगी का संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके बारे में कहा गया है नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी किसी का भी जीने का हक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हक हम नहीं छीन सकते एक्सेप्ट जब तक कोई विधि द्वारा स्थापित कानून में ऐसा वर्णित ना हो। इसके बाद है आर्टिकल 21A, इसमें है राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर किड्स फ्री एंड कंपलसरी, यानी 6 से 14 साल के बीच के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इट वॉज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट इन 2010, यानी शिक्षा का अधिकार हर 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, जो कि पूरी तरह मुफ्त और अनिवार्य होगा। इसके बाद आर्टिकल 22, इसमें कहा गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उसे बंदी बना लिया है तो उसके पास क्या क्या हक हैं। इसमें है व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड ही और शी शुड बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज इट इज़ पॉसिबल ऑफ द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, यानी जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि जिसको उसने गिरफ्तार किया है उसे वो तुरंत या जितनी जल्द हो सके कारण बताए जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, पर्सन शुड बी अलाउड टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके पास पूरा हक है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी मर्जी का एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि वकील हायर कर सके। इसके बाद अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट within 24 hours of such an arrest excepting a person who has been arrested under preventive detention law, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो सबसे नियरेस्ट जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करे, या अगर किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी बाध्यता नहीं है। पर अगर किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में किसी को गिरफ्तार किया गया है तो वहाँ पर गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि गिरफ्तार किए गए केस को वो रेफ़र करे एक एडवाइजरी बोर्ड को विद इन 3 months ऑफ हिज और हर अरेस्ट। इसके बाद अगला जो हमारा मूलभूत अधिकार है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें है आर्टिकल 23, इसमें बोला गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब जब व्यक्तियों को किसी सामान की तरह खरीदा या बेचा जाता है उसको बोलते हैं हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फोर्स्ड लेबर का मतलब है जब किसी से ज़बरन उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर काम करवाया जाता है, मजदूरी करवाई जाती है, उस स्थिति को बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है, ये बोला गया है आर्टिकल 23 में। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड and any breach of this provision shall be an offense which is punishable,
यानी कि अगर कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है या किसी को फोर्स्ड लेबर में डालता है तो ये एक ऑफेंस है और पनिशेबल क्राइम है। इसके बाद आर्टिकल 24, इसमें बोला गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी ऐसे काम में संलिप्त कराना, व्यवसाय हो या फैक्ट्री हो जहाँ पर उनकी जान को खतरा है, ऐसा प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 24 में, और ऐसा करना कानूनन जुर्म है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी पंथ चुनने की आज़ादी। इसमें कहा गया है सिंस इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजन कंट्री वेयर हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन एंड मैनी अदर कम्युनिटीज लिव टुगेदर, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। हमारे संविधान में इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बोला गया है, यानी कि हमारे भारत देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। बट इट अलाउज full freedom to all the citizens to have faith in any religion and to worship the way they like। इसके बावजूद हमारे देश में सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों को पूरी आज़ादी है कि वो अपने अपने हिसाब से आराधना कर सकें। बट दिस शुड नॉट इंटरफियर विद द रिलीजियस बिलीफ्स एंड वेज ऑफ वर्शिप ऑफ अदर फेलो बींग्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक की आज़ादी किसी दूसरे के लिए परेशानी बन जाए। यानी कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि आपको आज़ादी है अपने पंथ के हिसाब से पूजा आराधना करने की, तो आपकी ये आज़ादी किसी दूसरे के लिए परेशानी नहीं बननी चाहिए। यानी आप किसी दूसरे को, दूसरे की पूजा पद्धति या दूसरे की आराधना या दूसरे के आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। आर्टिकल 25 में बोला गया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने पंथ को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसके बाद आर्टिकल 26 में बोला गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आप धार्मिक कार्यक्रम जितने हैं, क्रियाएं हैं, वो सभी आप कर सकते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता है। इसके बाद आर्टिकल 27 में बोला गया है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी धार्मिक कामों में लगे हुए धन पर आपको टैक्स पेमेंट में फ्रीडम होगी, ऐसा आर्टिकल 27 में कहा गया है। आर्टिकल 28 में बोला गया है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप कहीं पर भी अपने धार्मिक कार्यक्रम जो हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं और वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसके बाद हमारा जो अगला फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें कहा गया है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, स्क्रिप्ट्स, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, यानी कि भारत एक बहुत विविध देश है जिसमें कि संस्कृति को लेकर लिखने की पद्धति, भाषाओं और पंथ की वैरायटी है। डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ द मेजॉरिटी, यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है जो कि एक बहुसंख्यक लोगों का शासन होता है। बट द माइनॉरिटीज़ आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग, पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से काम कर पाए इसके लिए ज़रूरी है कि माइनॉरिटी को भी पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन मिले। देयरफॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटीज़ becomes essential so that minorities may not feel neglected or undermined under the impact of the majority rule। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बहुसंख्यक का शासन, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपने आप को नेगलेक्टेड या अंडरमाइंड समझने लगे मेजॉरिटी रूल के अंतर्गत। इसमें आर्टिकल 29 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं हमारे देश की, उनकी जितने भी इंटरेस्ट हैं वो अपनी भाषा
को बचाना चाहते हैं, अपनी लेखन पद्धति को बचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो उनको पूरी तरह हक है, उनको हक है कि वो कंजर्व कर पाएँ अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को। साथ ही साथ कहा गया है नो सिटीजन शॉल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इसके बाद आर्टिकल 30 में कहा गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि माइनॉरिटीज़ को पूरी तरह हक है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकें और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकें। इसमें कहा गया है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Minority does not mean minority at the national level. There can be minorities at the state level also. यानी ज़रूरी नहीं है कि देश के लेवल पर हम माइनॉरिटी डिसाइड करें, स्टेट के लेवल पर भी माइनॉरिटीज़ डिसाइड हो सकती हैं। इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होगा तो हम उनको कानून के समक्ष ले जाकर वापस पा सकते हैं, उन पर लड़ सकते हैं। दे आर जस्ट लाइक गारंटीज़, और ये एक तरह की गारंटी है जो हमारा संविधान हमें देता है। दे आर एनफोर्सिएबल, यानी कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीना जाता है तो हम कानून की मदद से उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, यानी जो हमसे छीन रहा है हम उससे हमारा हक छीन सकते हैं कानून की मदद से। एज एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू सीक द हेल्प फ्रॉम कोर्ट्स इफ दे आर वायलेटेड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव टू कर्ब दीज राइट्स, यानी हमारा संविधान ये कहता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कोई हक नहीं है कि वो हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर सके, यानी कुचल सके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड लीगल रेमेडीज़, यानी अगर किसी स्थिति में ऐसा होता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, कुचला जाता है, उस स्थिति में हमारे पास लीगल रेमेडीज़ होनी चाहिए। इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, दिस इज़ कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इसी को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, या जो कि आर्टिकल 32 में वर्णित है। इफ़ इन केस आर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक जस्टिस थ्रू कोर्ट्स, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट दैट कैन इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी अगर किसी स्थिति में हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है उस स्थिति में हम डायरेक्टली कोर्ट या चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जो कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्शन इशू करेगा, ऑर्डर्स देगा या फिर रिट्स भी इशू कर सकता है ताकि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सके। आर्टिकल 32 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट शॉल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग द रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्च्यूररी, विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स, यानी कि 5 तरह की रिट्स का प्रावधान है। रिट्स क्या होती हैं? रिट्स एक तरह का इशू है जो कि बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट को या बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को देती है ताकि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स करवा सके लॉ के अकॉर्डिंग। हमारे संविधान में 5 तरह की रिट्स का प्रावधान है। हबियस कॉर्पस, हबियस कॉर्पस ये तब जारी की जाती है जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी लीगल बॉडी के द्वारा। अब इस बात में अगर संशय है कि जिसको अरेस्ट किया गया है वो वाकई अपराधी है या नहीं, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो कोर्ट में जाकर या इसका कोई रिलेटिव, फ्रेंड या वकील जाकर इसको रिप्रेजेंट करते हुए हबियस कॉर्पस लगा सकता है।
हबियस कॉर्पस लगने के बाद कोर्ट जो है, ये जिस बॉडी ने अरेस्ट किया है उसको बोलेगी कि इस बंदे को हमारे सामने पेश किया जाए और केस पूरा बताया जाए, और कोर्ट जो है वो वेरीफाई करेगी कि इसको जो अरेस्ट किया गया है ये वेरीफाइड है या नहीं, ये कानून के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये मतलब होता है हबियस कॉर्पस का। जो दूसरी रिट है वो है मैंडमस। इसका मतलब होता है जो सुपीरियर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट्स को आदेश देती है, ये आदेश सुपीरियर कोर्ट से लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या फिर पब्लिक अथॉरिटी को दिया जा सकता है। ये तब दिया जाता है जब लोअर कोर्ट की बॉडीज़ अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं करती। इस रिट को कोई व्यक्ति अपना राइट बताकर नहीं अप्लाई कर सकता, यह केवल कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वह लोअर बॉडी को यह रिट भेजेगी या नहीं। मैंडमस का मतलब होता है लैटिन में वी कमांड, यानी कि हम तुम्हें आदेश देते हैं। इसके बाद जो अगली रिट है वो है सर्स्योररी। सर्स्योररी इशूड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल, ताकि किसी उस बॉडी को कोई केस ट्रांसफ़र कर सकें या उससे कोई केस लेकर किसी और स्पेशलिस्ट बॉडी को ट्रांसफ़र किया जा सके। यह इशू की जा सकती है टू एनी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी को। यह इशू की जा सकती है जब ज्यूरिसडिक्शन में एरर्स हों, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिसरिगार्ड किया गया हो। सर्स्योररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसके बाद जो रिट है हमारी वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि लोकप्रिय तौर पर इसे बोला जाता है स्टे ऑर्डर। जो हम स्टे ऑर्डर की बात करते हैं वो यही है। इशू व्हेन लोअर कोर्ट या अ बॉडी अपने कार्य क्षेत्र की शक्ति सीमा का उल्लंघन करती है। इशूड टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल बाय सुपीरियर कोर्ट with issue of this proceedings in the lower court comes to an end. Apply in both cases where excess of jurisdiction या फिर absence of jurisdiction हो. It can only be issued against a judicial or legislative functions. इसके बाद जो लास्ट हमारी रिट है वो है quo warranto. Issue to restrict a person from acting in a public office to which he is not entitled, यानी जब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पब्लिक ऑफिस यानी लोक शासन का कोई ऐसा ऑफिस जिसमें कोई पर्सन रहने के बैठने के योग्य नहीं है पद पर अगर कोई पर्सन उस पद पर बैठा हुआ है तब उसको हटाने के लिए हम quo warranto रिट दिलवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। इसमें कोर्ट जो है ये उस व्यक्ति से या उस बॉडी से पूछेगा quo warranto, quo यानी क्या, what एंड warranto यानी हक है आपको, अथॉरिटी है। quo warranto यानी what authority you have applied if a person satisfy court that। दो कंडीशंस होती हैं, हमें कोर्ट को ये सेटिस्फाई कराना होता है कि ऑफिस इन क्वेश्चन इज पब्लिक ऑफिस, यानी ये जो ऑफिस है जिस पे ये आदमी गलत तरीके से पद ग्रहण किया हुआ ये एक पब्लिक ऑफिस है। दूसरी कंडीशन है हेल्ड बाय अ पर्सन विदाउट लीगल अथॉरिटी, और ये जो पर्सन है इसने विदाउट लीगल अथॉरिटी इस ऑफिस को ग्रहण किया हुआ है। जब दो चीज़ें ये सिद्ध करवा देंगे हम कोर्ट के सामने तब कोर्ट quo warranto वाली रिट जारी करेगी। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अभी हमने पढ़े, हमें ये जान पड़ा कि 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाते हैं, हमें यानी भारतीय नागरिकों को। पर क्या हमारे देश के अंदर जो फॉरेनर्स हैं वो भी तो भारतीय सीमा के अंदर हैं, तो क्या उन्हें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं या सिर्फ सारे फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों के लिए ही हैं? सो आइए इसको जानते हैं, सिटीज़न वर्सेस फॉरेनर्स। सिंस इंडिया वॉज अ सिग्नेटरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस में हुआ था 10 दिसंबर 1948 को, precautions were taken so that fundamental rights mentioned in the constitution should comply with the universal declaration of human rights. There are some fundamental rights which are provided to both citizens and foreigners
वाइल सम आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, यानी कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को और भारत में रह रहे विदेशी आदमियों को भी दिए जा सकते हैं जब वो भारतीय सीमा के अंदर हैं। फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 are provided to both citizens and foreigners। वहीं पर फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29 and 30 are provided only to citizens of Union of India। So that's all for this video। यहाँ हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना, भारतीय नागरिकों को कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, फॉरेनर्स को भी कौन से मिलते हैं, और हमने रिट्स के बारे में जाना। हमने सभी तरीके के फंडामेंटल राइट्स को विस्तार से देखा, एंड हेयर वी हैव जस्ट आउटलाइंड फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।